हेलो गाइस, वेलकम टू माई च्यानल। के छ नमस्ते सबैलाई आराम होला हैन। आजको भिडियो मैले लिएर आउँदैछु। आजको रिएक्सन भिडियो छ हाम्रोको हैन, त्यो हाम्रो नेपालको 5 जनाको बारेमा चाहिँ इन्डियाको एउटा मोटिभेसन स्पिकरले उहाँले चाहिँ उहाँको बारेमा भन्नुपर्छ कि जबकि हाम्रो नेपालमा उहाँको रिस्पेक्ट बहुत धेरै हुनुपर्छ हैन। नेपालीको जो रेपुटेसन उहाँहरूले धेरै अगाडि लिएर राखिदिनु भयो होइन। जस्तो तरिकाले उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ र गर्नुभयो र गरिराख्नु भयो, त्यो रियली एप्रिसिएट गर्ने कुरा हो। हाम्रो सबै नेपाली जनताले त्यसलाई हेर्नुपर्ने कुरा हो होइन। र आजको 5 जनाको बारेमा उहाँले कुरा गर्नुभयो। उहाँको नाम हुन्छ डाक्टर विवेक बिन्द्रे होइन। उहाँ मोटिभेसन स्पिकर पनि हुनुहुन्छ प्लस बिजनेस कोच हुनुहुन्छ। उहाँको मैले धेरै भिडियो पनि हेरिरहेको छु होइन। उहाँले भनेको भिडियोमा आज मैले रिएक्सन गर्न जाँदैछु होइन। र हेरौँ यो भिडियो होइन, यो भिडियो हेरौँ त्यहाँपछि कुराकानी गरौँला होइन। लेट्स सी दिस भिडियो फर्स्ट। लेकिन भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला चाहिँ मैले फेरि पनि भन्छु, तल भएको बटनहरूलाई हटाइदिनु होला, जस्तो कि लाइक, सब्सक्राइब र बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। र साथै यो कमेन्ट्स चाहिँ जरुर गर्नु होला, कमेन्ट्स गर्न नबिर्सनु होला। कमेन्ट्स तपाईँ मैले हेरिरहेको छु, तपाईँको कमेन्ट्सहरू होइन, तपाईँको कमेन्ट्स आइरहेको छ। त्यो कमेन्ट्समा चाहिँ मलाई भिडियो बनाउने हौसला मिलिरहेको छ होइन। अझै राम्रो कमेन्ट्स गरिदिनु होला र आई होप मैले अगाडि तपाईँहरूको कमेन्ट्समा राम्रो भिडियो बनाउँछु। त लेट्स सी दिस भिडियो, लेट्स गो सी दिस भिडियो होइन। त्यहाँपछि कुराकानी गरौँला, लेट्स गो। आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। ठीक पढ़ा है आपने थंबनेल में, 5 वो क्रांतिकारी हीरो नहीं, सुपर हीरो, सुपर डुपर हीरो। ये वो लोग हैं जिन्होंने नेपाल का वर्तमान और उसका भविष्य बदलने की जिद ठान ली है। आज वो कई वीडियो आपने मेरे हो सकता है छोड़ दिए, इसको मत छोड़िएगा, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। कैसे आज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन ऐसी लादी नेपाल के अंदर। पहली स्टोरी ले रहा हूं अनुराधा कोइराला जी के विषय में। ये वो है एक कम ऑन इंडियंस, मनीषा कोइराला पे ध्यान मत लगाइएगा, ये अनुराधा कोइराला है। इनको दीजू बोला जाता है, दीजू मतलब बड़ी बहन। ये नेपाल की मदर टेरेसा है, जो आज चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, विमेन राइट एक्टिविस्ट, औरतों को और बच्चों को विदेशों में बेच दिया जाता है। इसको बोलते हैं विमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर बना करके एक बार में एक मुश्त पैसा लेके बेच दिया जाता है जिंदगी भर के लिए। यह शुरुआत कहां से हुई? अनुराधा कोइराला जी जो क्रांति लेके आई नेपाल में। आप जानते हैं पशुपतिनाथ जी दर्शन करने गए, मैं गया हूं वहां दर्शन करने। ये रोज सुबह जब वहां जाती थी, कई हेल्दी औरतों को देखती थी भीख मांगते हुए। ये देखती थी कि इनकी जिंदगी में ये इतनी हेल्दी लेकिन फिर भी भीख मांग रही। जब उनसे बातचीत करनी शुरू करी, देखा हर एक की कोई ना कोई पुरानी बड़ी इतिहास, हिस्ट्री जो उन पर बुरा गुजरा। या तो उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, रेप किया गया है, कोई HIV पॉजिटिव है, किसी को मारा पीटा गया है, अलग अलग प्रकार के वायलेंस हुए इनके साथ, किसी को घर से निकाल दिया गया है। ऐसी महिलाओं को देखा जो भीख मांगने को मजबूर है मंदिर के सामने। रूट कॉल ढूंढ रही थी, क्या ऐसा करूं कि इनकी मदद कर सकूं। जब इन्हें काम करने के लिए बोलो, काम नहीं करती थी। इन्होंने कुछ औरतों को समझाया, मनाया, कुछ 8-10 औरतों को 1000 रुपए दिए, पर शर्त ले ली कि मेरी शर्त आपसे यह 1000 रुपए लो और यहां पे कोई दुकान लगा लो, फूल की, माला की, सब्जी की, रेड़ी की, फल की, किसी चीज की दुकान लगाओ और 2 रुपया हर रोज आपसे लूंगी, ताकि मैं आपकी जैसी और औरतों की भी मदद कर सकूं। मैं 1000 रुपया अपफ्रंट दे रही हूं, लेकिन 2 रुपया रोज लूंगी आपसे। इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव, फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव और वायबिलिटी बिल्ड करने पे इन्होंने ध्यान लगाया। इसको बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। भीख नहीं दी, सुनिएगा ध्यान से, बुद्धि देखिए इनकी। मैं इनको बहुत सम्मान करता हूं। क्यों इनको मदर टेरेसा बोलते हैं? CNN ने इनको हीरो बोला, हमारे देश ने इनको पद्मश्री से रिकॉग्नाइज किया और करना भी चाहिए। ऐसी महिलाओं की जरूरत है जिन्होंने ऐसा ऑल्टरनेटिव बिल्ड किया कि देखो, अगर किसी को एक बार भोजन खिला दोगे, किसी को 10 रुपया 20 रुपया दे दोगे तो एक दिन खिला पाओगे, लेकिन अगर उसको कमाना सिखा दिया तो आपने जिंदगी भर खिला दिया। देखा, लेकिन फिर भी कई महिलाएं अभी भी साथ नहीं आ रही हैं। कारण क्या है? उनके पास उनकी बेटियों के लिए रहने का घर नहीं है, अपने रहने का घर नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इन्होंने माइती नाम की NGO चालू करी। किसी ने इनको बताया कि अगर तुम NGO चालू करोगे तुम्हारे को डोनेशन मिल सकता है। और एक ऐसा NGO चालू किया, माइती का मतलब है मदर्स होम फॉर विमेन। उन औरतों के लिए घर बनाया।
पहले 2 कमरे लिए किराए पे, वहां से उन्होंने शुरुआत करी और आज अब तक लगभग 1.25 लाख औरतों को या बच्चों को ये बचा चुकी है, जिनको ये मदद पहुंचा चुकी है। नेपाल की वो क्रांतिकारी महिला जिनको भारत और नेपाल नहीं पूरा विश्व इनके आगे नतमस्तक हो जाता है। औरतों को बेचने वाले ऐसे कई लोगों को जेल पहुंचा चुकी हैं अभी ये। अब इनका एक ही मुद्दा है, औरत और बच्चे को बेचा नहीं जा सकता, उनको एम्पावर किया जाए। Real men don't buy girls. और आज मेरी अगली पावरफुल स्टोरी है डॉक्टर संदूक रुइत के बारे में। डॉक्टर संदूक रुइत नेपालियों के लिए और विश्व के लिए भगवान से कम नहीं है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कैटरैक्ट से होने वाले अंधेपन को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया। इन्होंने अपनी इस सर्जरी की कॉस्ट को 90% तक कम कर दिया और जो लेंस बनते थे उसको इन हाउस नेपाल के अंदर इतनी इंटेलिजेंस इन्वेस्ट करी। 7,500 रुपए की आइटम है, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको 250 रुपए के ले आए। 1.25 लाख गरीबों का यह इलाज कर चुके हैं जो पैसा ही नहीं दे सकते, उनका फ्री में इलाज कर दिया इन्होंने, उनको आंखें दी। वो मां जिसके जो अंधी थी, जो देख नहीं सकती थी, उसके बच्चे भी बर्बाद हो जाते थे। मेरी बात समझिएगा, उसके बच्चे इसलिए बर्बाद हो जाते क्योंकि वो उनको देख ही नहीं सकती, बच्चे भी भीख मांगने पे मजबूर हो गए। इन्होंने उस मां का इलाज किया। अब क्या हुआ, अब मां काम कर रही है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बहुत बड़ा सोशल परिवर्तन, दिस इज कॉल्ड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ये हुआ कैसे डॉक्टर रुइत के जीवन में? जब ये छोटे थे ना तो इनके 3 भाई बहन, उनका देहांत हो गया क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था इलाज कराने के लिए। दिल को यह बात छू गई, बहुत दर्द कर गई इनको। तो इन्होंने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन पैसा कमाने के लिए नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हर आदमी प्रॉफिट पे दिमाग लगाता है, ये प्रॉब्लम पे दिमाग लगा रहे थे। आज इनकी सेवाएं नेपाल से बाहर निकल के लगभग 50 देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला इनको और उसके अलावा हमारे देश ने भी इनको पद्मश्री से नवाजा गया। इनफैक्ट ये वो व्यक्ति है जिनको वास्तव में भगवान जैसा माना जा रहा है आज नेपाल के अंदर। क्यों? क्योंकि बीड़ा उठा लिया है। डॉक्टर रुइत बताते हैं कि आज भी लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कैटरैक्ट के कारण अंधेपन से गुजर रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, और इनका ऐसा मानना आने वाले समय में यह संख्या 8 करोड़ हो जाएगी। और 8 करोड़ में 90% लोग एशिया के देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज के ही होंगे। यानी कि जो गरीब देशों के लोग हैं वो इलाज भी नहीं करा पाते, और इसका इलाज संभव है, पर इलाज क्योंकि महंगा था उसको उन्होंने कम करके दिखाया। मेन मुद्दा समझिए, ये माइंड है बड़ी पावरफुल चीज है। ये माइंड से जो प्लान मांग लोगे वो निकाल के दे देगा। इस माइंड से आप प्लान मांगो प्रॉफिट कमाना है, ये वो प्लान बना के दे देगा। इस माइंड से आप मांगो मुझे पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये उसका मॉडल निकाल के बता देगा। आज भी इनका जो पूरा का पूरा मॉडल है वो सस्टेनेबल कर लिया। इसको बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉब्लम भी सॉल्व करी और अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, लेकिन बहुत लो कॉस्ट पे लाके सॉल्व कर दी। मेरी आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए और हम कंट्रीब्यूट कर सके इस प्रकार के मॉडल में। अगली स्टोरी जिनके बारे में बात कर रहा हूं, श्रीमान कुलमान घिसिंग। पूरा नेपाल इकट्ठा एक आवाज में उनको नेशनल हीरो मानता है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने लोड शेडिंग की बात की थी, वो बात थोड़ी पुरानी हो गई। उन सारी कमियों को पूरा करने के लिए मैंने दिल से ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा। तो नेपाल की एक ट्रेनिंग कंपनी कॉल जीनियस इनसाइडर, ये मुझको नेपाल भी इनवाइट करते हैं और इन्होंने मेरी मदद करी कि हम कुछ और डेटा ऐसा बिल्ड करें कि नेपाल के सुपर हीरोज के बारे में बात करें। कुलमान घिसिंग नेपाल को लोड शेडिंग फ्री कर दिया पिछले 2 सालों के अंदर। वही नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो लगभग 9 बिलियन नेपाली करेंसी के लॉस में था, वो 1.5 बिलियन नेपाली करेंसी प्रॉफिट के अंदर ला दिया। कुलमान घिसिंग की ऐसी लीडरशिप है ना, ये स्ट्रैटेजी नहीं केवल एग्जीक्यूशन, ग्राउंड लेवल पे चले जाते हैं। ये वो आदमी है जो नेपाल के हीरो क्यों हैं। आज पूरे नेपाल को बिजली दी इन्होंने, आज पूरा यूथ इनको अपना लीडर मानते जानते हैं। क्यों? ये सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, रात 8 बजे तक बैठते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कम ऑन, एग्जीक्यूटिव नहीं है। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप पोजीशन पे। जब पूरा का पूरा नेपाल फेस्टिवल ऑफ लाइट्स उसकी छुट्टी मना रहा था ना, उस समय ये ऑफिस में बैठ के नेपाल को बिजली देने में लगे हुए थे। प्रायोरिटाइज करते रहे शुरू से कि किधर कितनी ज्यादा बिजली चाहिए, किस समय, किधर कम बिजली चाहिए, स्ट्रैटेजिकली किस समय उधर से बिजली निकाल के इधर डालें। इसको बोलते हैं लाइन बैलेंसिंग। अच्छा, दूसरी चीज ये जानते हैं कि विदेश में बिजली बिल्कुल नहीं बेचूंगा। उस बिजली को, बहुत सारी बिजली इन्होंने वापस देश में रोक ली। ये पहले बिजली इंडिया को भी दिया करता था नेपाल, बहुत ठीक किया इन्होंने कि इंडिया से बिजली रोक करके अपने कंट्री के अंदर अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में पैसा लगाया। आज वही बिजली जब ये बाहर बेचते थे इनको कम पैसा मिलता था, अपने यहां कंज्यूम करके उससे पैसा प्रॉफिटेबल बना सके। स्ट्रैटेजी नहीं, फिर से बोल रहा हूं, एग्जीक्यूशन। हाइड्रो प्रोजेक्ट जो थे उनको रिवाइव किया, उनकी स्पीड बढ़ाई, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, दिन रात लग के काम किया। लीडरशिप इतनी मजबूत, लोगों को इंस्पायर किया, जबरदस्ती नहीं कराते। ये क्या कहते हैं, पहले मैं अपने आप को ठीक करूंगा, लोग अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। सरकारी कंपनी है ना, आप कैसे जबरदस्ती कराएंगे। इसको
बोलते हैं ए कम ऑन, इंस्ट्रक्शन नहीं इंस्पिरेशन। इनको देख करके सरकारी कंपनी के एम्प्लॉयज एकदम खड़े हो जाते हैं, एनर्जी ला दी है इन्होंने। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 14,500 एम्प्लॉय आज इनके साथ खड़े हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 करोड़ नेपालियों की प्रॉब्लम सॉल्व करी है। वही नेपाल जहां पहले 18 घंटे बिजली नहीं होती थी, आज 18 मिनट भी बिजली नहीं जाती है। और अगले हीरो सुनिए, मिस्टर महावीर पुन। ये अमेरिका से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट साइंस इंजीनियरिंग के अंदर अमेरिका की ल्यूक्रेटिव जॉब, बिजनेस अपॉर्चुनिटी छोड़ के वापस नेपाल आ गए। ये देख रहे थे जब पूरा नेपाल दुनिया भर में जा रहा है पढ़ने के लिए और बाहर काम करने के लिए, ये सोचे मैं नेपाल वापस आता हूं और नेपाल में आके काम करूंगा। ये ही इज कंसीडर्ड एज गॉड ऑफ इंटरनेट फॉर नेपाल। जानते हैं क्यों? हिमालय की उन वादियों में, उन पहाड़ियों में जहां लैपटॉप कंप्यूटर नहीं पहुंच सका, मोबाइल नहीं पहुंच सका, ये वायरलेस इंटरनेट लाने का मुहिम छेड़ दिया सन 2002 में। उस समय इन्होंने नेपाल वायरलेस नेटवर्किंग प्रोजेक्ट शुरू किया। क्या है ये नेपाल वायरलेस नेटवर्किंग प्रोजेक्ट? तब इन्होंने सोचा कि अगर यहां पे हम टेक्नोलॉजी ले आए और इंटरनेट ले आए तो यहां की कैपेबिलिटी, स्पीड बहुत तेज बढ़ जाएगी। आज ये ढूंढ रहे हैं नेपाल के अंदर। इनका मानना है नेपाल गरीब होने का कारण क्या है? यहां के टैलेंट को हम नर्चर नहीं कर पा रहे। इनका मानना है कि नेपाल का टैलेंट छोड़ छोड़ के नेपाल को बाहर जा रहा है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि यहां पे उस टैलेंट को एंगेज करने के लिए कुछ है ही नहीं। 2 million, 3 million people working abroad, they had to leave the country. Well, that is the main reason, why Nepal is poor country. इसलिए उन्होंने इनोवेशन सेंटर शुरू किया, जहां ये चाहते हैं फंड करेंगे, उनको पैसा देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे कि आपके पास कोई आइडिया है, आप उस आइडिया का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा आपको। और अगर आप फेल भी हो गए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा और किसी तरीके से आपको पेटेंट दिलाऊंगा, आपके लीगल राइट्स आपको दिलाऊंगा, कॉपीराइट दिलाऊंगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके साथ बना करके कोशिश करेंगे आपको बाहर सेल करके, इंटरनेशनल इन्वेस्टर लाके या नेपाली इन्वेस्टर को ला करके। इनका मानना है समाज की सेवा समाज सेवा करके नहीं की जाती, समाज की सेवा आर्थिक मदद से उसको स्वतंत्र बना के की जाती है। इसका मतलब क्या? सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही आएगा। इसीलिए इनको भी रेमन मैग्सेसे से अवार्ड दिया गया। बेसिकली इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया माना जाता है, बड़ा रेप्यूटेड अवार्ड। और आज की आखिरी स्टोरी उत्तम संजेल के बारे में और ज्यादा एक्साइटिंग, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग। समता स्कूल की स्थापना करी। क्या होता है समता स्कूल? समान भावना से सबकी मदद कर सके, अमीरों और गरीबों के बीच में फासले को खत्म करने के लिए, प्रमोटिंग इक्वालिटी थ्रू एजुकेशन। एक ऐसा स्कूल का चेन चालू किया जिसमें $1 पर मंथ में पढ़ाई करा सके, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छी पढ़ाई करा सकें। नेपाली रुपया मतलब नेपाली करेंसी में 100 रुपया महीना के अंदर। एक्चुअली उस समय प्राइवेट स्कूल बहुत महंगे थे, वहां तक रीच बड़ी मुश्किल थी। गवर्नमेंट सरकारी स्कूल कॉलेज सस्ते तो बहुत थे, खर्चा नहीं था, पर वहां पढ़ाई उतनी एक्साइटिंग नहीं थी। तो दोनों के कारण एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था। उत्तम संजेल सोचे कि मैं कैसे एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट बिल्ड करूं कि हजारों बच्चों को लगभग फ्री में पढ़ा दूं। गरम खाना भी खिलाते हैं, साफ पानी भी पिलाते हैं और एजुकेशन सबसे बढ़िया देते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी सफलता मिली कैसे? इसके पीछे हाथ है हमारे बॉलीवुड का। उत्तम संजेल बचपन से हीरो बनना चाहते थे, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, और ये सोचते थे मैं हीरो बनूं जाके बॉलीवुड में। ये गए वहां पे, वहां जाके इन्होंने देखा, एक चीज इन्होंने वहां से सीखी और कुछ सीखे ना सीखे। ये क्या कहते हैं कि बॉलीवुड के अंदर सेट बनाने के लिए फिल्म का बैम्बू की बल्लियों से, उनकी स्टिक से, बैम्बू से ही सेट बना दिया जाता था। लो कॉस्ट सेट तैयार करते थे बैम्बू से तुरंत। ये देखिए यार, बॉलीवुड से ये आइडिया समझ में आ गया कि बैम्बू का सेट तैयार किया जा सकता है, और उसी का सेट तैयार करके क्यों ना मैं स्कूल और कॉलेज बना दूं यहां पे। और अगर लो कॉस्ट, बहुत सस्ती जमीन पे, खेतों के अंदर बैम्बू के मैं स्कूल कॉलेज बना दूं तो पैसा तो लगेगा ही नहीं, और पढ़ाई कराना मेरे लिए बहुत सस्ता हो जाएगा। हमारे देश के लोगों की तरह नहीं, हमारे यहाँ बच्चे सारे ऐसा ऐसा करके डांस करते हैं बॉलीवुड से, वो म्यूजिकली टिकटॉक पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और कुछ 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 हिल हिल डुल डुल के अपना कैमरा बना। ये बॉलीवुड से सीख करके आया, बैम्बू स्कूल बना दिया, और इसका बैम्बू स्कूल इतना फेमस हो गया कि पूरे देश ने इसकी मदद करनी शुरू कर दी। 77 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हजारों बच्चों को उन्होंने इस समय पढ़ा दिया। हजारों बच्चे स्कूल भी हो गए, कॉलेज, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तक बैम्बू स्टिक पे बना दिए, और क्वालिटी पढ़ाई की। आज प्राइवेट स्कूल वाले घबरा गए, उनसे कंपीट करा पा रहे हैं। 100 रुपया महीना के अंदर आज देश इनकी मदद कर रहा है। इसको बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इनका ये लो कॉस्ट बैम्बू स्कूल का मॉडल अल जजीरा भी कवर करने आया,
और क्या देखे कि नेपाल में कितना भी अर्थक्वेक आ जाए, इनका बैम्बू स्कूल अर्थक्वेक प्रूफ है, इन पर अर्थक्वेक का भी असर नहीं पड़ने वाला। और दूसरी कमाल की चीज, 300 रुपए में शादी किया, मांग टीका सिंदूर लगा के, फटाफट फूल माला और फेरे लगा के खत्म शादी। और जितना पैसा बचाया उस सारे पैसे को उन्होंने दान में डाल दिया वापस समता हॉस्पिटल में, जहां दूर से लोग इलाज कराने आते, पैसा नहीं है दवाई का, बच्चे पढ़ने आते हैं उनके पास पैसा नहीं, और सारा फिर से डोनेशन में डाल दिया। ये जो उन्होंने हिम्मत दिखाई, ये इनकी शादी बड़ी फेमस हो गई नेपाल में। मैं चाहता हूं इनकी शादी ना केवल नेपाल में बल्कि दुनिया भर में फेमस होनी चाहिए। मैंने कभी आपको अपने बारे में नहीं बताया, आज पहली बार बताऊंगा। मैंने भी अपनी शादी मंदिर में ही करी थी, कोई बैंक्वेट बुक नहीं किया, कोई हॉल 5 स्टार होटल बुक नहीं किया। मेरे पास्ट के बारे में कब लोग जानते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। कोई जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ जीजा और कुछ ना कुछ फूफा हमेशा आपसे नाराज होंगे। खिला दो जितना खिलाना है, लोगों को बांट दो, पैसा बर्बाद करके उसकी जगह कहीं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में लगाया जाए। आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो सुपरस्टार असली हीरो थे नेपाल के, इनके बारे में पूरी दुनिया को फैलाया जाए। नेपाल में जो नहीं जानते उनको जरूर वीडियो शेयर करिए, और दुनिया भर में जितने लोग हिंदी समझ सकते हैं, कम से कम ऐसे सुपरस्टार की स्टोरी एक बार ही बताएंगे। क्या पता आपके शहर में किसी आदमी के दिल में यह क्रांति जाग जाए एक वीडियो शेयर करने से। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और किसके बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकॉन हिट नहीं किया, वीडियो अब तक पहुंचेगा नहीं। लाइक करके उत्साह बढ़ाइए, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इतना प्रेम बनाए रखने के लिए, हर बार आके पूरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका मुस्कुराहट के साथ बार बार धन्यवाद। भिडियो हेरिदियो होइन, मलाई त खूब मन पर्यो भिडियो। उहाँको भिडियो मलाई खूब एनर्जेटिक लाग्छ होइन, बहुत एनर्जीले भन्नुहुन्छ उहाँले। र मैले एउटा कुरा हिन्दीमा भन्नु मन लाग्छ उहाँलाई होइन, थैंक यू सर, थैंक यू विवेक सर। आप जिस रिस्पेक्ट करते हो जो नेपाली लोग को, हम नेपाली लोग भी उनसे उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी है जो नेपाल उनको आगे नहीं पुशअप कर पा रहा है। कुछ तो कमजोरी है, लेकिन आपने जिस तरीके से नेपाली को रिस्पेक्ट किया है, जिस एनर्जी से आप बोलते हो ना, हमें मोटिवेट मिलता है उस चीज़ को आगे करने का, हमें बहुत हौसला मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे तरफ से ये वीडियो जितने भी हमारे जो नेपाली है जो मेरे वीडियो देखेंगे, मैं वो भी ये आपके वीडियो देख के उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। शायद कितने लोग इससे भी आगे अपने को पुशअप करेंगे, जो हार मानते हैं उस अपने को सही तरीके से खड़ा करेंगे। और आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस बात में, जिस तरीके से आप मोटिवेशन देते हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही उहाँ सरले यति तरिकाले यति एनर्जी हालेर बोल्नुहुन्छ कि मान्छेलाई सबसे गरम भन्ने एकदम उयो फिल गराइदिनुहुन्छ क्या। उहाँको उसमा त्यति पावर छ क्या, स्पिकिङमा त्यति पावर छैन। मलाई त खूब मनपर्छ उहाँको धेरै भिडियो मैले हेरिरहेको छु होइन। नेपालीहरूको बारेमा धेरै उहाँले अरू बहुत भिडियो बनाइसक्नु भयो होइन। तपाईँले हेर्नु होला, त्यसको मैले यो भिडियोको लिङ्क पनि तलतिर हालिदिन्छु होइन, अनि अरू भिडियो पनि हालिदिन्छु, हेर्नु होला। उहाँको भिडियो खूब मलाई मनपर्छ क्या। र साथै आजको भिडियो यही हो, धेरै लामो भयो जस्तो लाग्यो आज भिडियो होइन। अब धेरै लामो पनि नगरौँ होइन। कस्तो लाग्यो यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा कमेन्ट्स गरिदिनु होला होइन। कमेन्ट्स जरुर गर्नु होला, तपाईँको कमेन्ट्सले चाहिँ मलाई हौसला मिल्छ भिडियो अगाडि बढाउनको लागि। कस्तो भिडियो कस्तो लाग्यो यसको लागि कमेन्ट्स गरिदिनु होला। अनि साथै अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँ होला। आजको भिडियो धेरै लामो होला होइन। ल त ओके, बाई, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके।